After that, we went to understand, we took ourselves to study what was the role of Nehru. Nehru साहब का क्या रोल था in making the policy of non-alignment, in activating the politics of India in foreign affairs after independence. तो इससे पता चलता है, ये मैंने आपको आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आई गिव यू ऑफ इट, कि भाई इसका आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेहरू साहब जब से प्राइम मिनिस्टर थे और जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे तब तक वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, यानी कि सिंपल नेशनल एजेंडा वही सेट करते थे। जिसमें कि हमने फैक्ट चेक भी कर लिया कि भाई कौन सी चीजों पर उनसे दूसरी पार्टीज के लोग नहीं सहमत थे, they were not agreed upon, that's why they tried to make him understand also, but नेहरू साहब ने अपनी चलाई और अंत में डिसाइड किया that we will be distancing from two camps. One camp was led by US, second camp was led by USSR, and one camp was running as an organization named as NATO, and other was Warsaw Pact. Other organization led by the Soviet Union was accumulated, या was आप कह सकते हैं all the countries in this union was combined with a pact named as Warsaw Pact in common. फिर इंडिया ने क्यों सेलेक्ट नहीं किए थे इन दोनों कैंप्स में से किसी भी एक कैंप को, उसके 3 रीजंस पढ़े हमने, कुछ रिजल्ट्स उसके ऊपर के थे वो आज हम पढ़ेंगे. I think till yesterday I tried to make you understand that why India took a stand to make distance from these two camps, कि इंडिया ने क्यों डिसाइड किया कि इन दोनों कैंप से इंडिया अलग रहेगा, वो उसकी मैंने बात कर ली. अब सवाल ये आता है, इंडिया ने जो भी डिसीजन लिया, अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं निकल के. लाइक 1956 इंडिया लेड द वर्ल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटेन हु अटैक्ड इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल. अब देखिए, आपको बात ये हो रही है कि व्हेन इंडिया वेंट ऑन टू मेक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, तो इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के कंसीवेशन के बाद रिजल्ट्स क्या मिले इंडिया को और दुनिया को, इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया इस पॉलिसी की वजह से. दिखाई दिया भाई, इंडिया वाज सेइंग ना कि वी विल नॉट बी सपोर्टिंग दिस कैंप आल्सो एंड वी नाइदर विल बी सपोर्टिंग नॉर विल बी सपोर्टिंग दैट कैंप. तो यानी कि इसका मतलब दोनों में जो गलती करेगा हम उस पर उंगली उठाएंगे. ये मतलब था इंडिया का. तो लेट्स सी, फैक्ट चेक कर लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स उतने ही फॉरवर्डिंग रहे या नहीं रहे. 1956 के अंदर ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया था टू कैप्चर कंप्लीट स्विस कैनाल, क्योंकि स्विस कैनाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रेड को कैरी आउट कराने के लिए. नियो कॉलोनियल अप्रोच, उनकी अप्रोच क्या थी, वही थी, कॉलोनियल अप्रोच ही थी, बट नियो थी. नियो मतलब थ्रू इकोनॉमी, कि अब हम इकोनॉमिकली इसको गुलाम बनाने. तो ऑब्वियसली 1956 इट वाज वेरी सिंपल दैट ब्रिटेन वाज मतलब अटैकिंग इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल, जिसमें कि इंडिया इजिप्ट के साथ जाकर खड़ा हो गया और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए. तो ये इंडिया इसलिए कर पाया शायद बिकॉज इंडिया वाज द लीडर इन द थर्ड पॉलिसी दैट वाज नॉन पॉलिसी, मतलब द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट चेक पे आते. 1956 India did not take any stand when USSR invaded area. अब वो क्या किया, देखने में तो हमें ऐसा रहा इंडिया ने बढ़िया काम किया. नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में इंडिया ने ब्रिटेन के खिलाफ पूरे वर्ल्ड को लाकर खड़ा कर दिया, हु वाज अटैकिंग इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल. मगर फैक्ट चेक में आज जाकर हम देखते हैं कि इट वाज ओनली फॉर वन साइड और फॉर द साइड. भाई जब 1956 में ब्रिटेन वाज अटैकिंग ओवर द स्विस कैनाल, देन यू अटैक्ड, मतलब Britain was attacking Egypt on the issue of Suez Canal, then you attacked Britain and then you protested Britain and you motivated the complete world to stand to protest against the Britain. अच्छी बात है. मगर उसी साल जब यूएसएसआर यानी कि रशिया ने हंगेरी को कब्जे में ले लिया, तब आपने कोई स्टैंड नहीं लिया. ये तो दोगलापन है. इट वाज अ डिप्लोमेटिक फॉर्म. तो ये कौन सी नॉन मतलब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी, यानी कि आपने यूएस के कैंप के ब्रिटेन ने कुछ किया तो आपने उसके खिलाफ खड़े हो गए आप. एंड इफ यूएसएसआर डिड समथिंग, वहां तो अटैक हुआ था, यहाँ तो इन्वेड ही कर लिया यूएसएसआर ने हंगेरी को, आपने वहां पर जरा सा भी रिएक्शन नहीं, भी एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया. तो फाइनल नोट क्या निकल के आता है, मोर ओवर इंडिया टू स्टैंड ऑन मैनी इंटरनेशनल इशूज, देयरफॉर गेटिंग सक्सेस इन गेटिंग एड एंड असिस्टेंस फॉर द मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. अब रिजल्टिव भी अगर बात करें, हमने दोनों रेफरेंस लिए कि एक जगह पर इंडिया ने स्टैंड लिया, दूसरी जगह पर नहीं लिया. तो इतना जजमेंटल अभी होने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल अगर आप टोटल इश्यूज की बात करेंगे तो इंडिया ने कुछ ऐसे इश्यूज पर स्टैंड लिया जो यूएसएसआर ब्लॉक के थे, कुछ ऐसे इश्यूज पर भी स्टैंड लिया जो यूएस ब्लॉक के थे. फर्स्ट,
सेकंड थिंग, ओवरऑल फाइनल नोट में क्या आता है कि फाइनल नोट में ये आता है कि इंडिया टुक स्टैंड ऑन मैनी इंटरनेशनल इश्यूज एंड while taking stand on many international issues, after taking stand on many international issues, India also got success in many of them. And after getting success in many of them, India motivated itself to get proper aid and assistance from both the members, यानी कि from both the members of both the blocks, यानी कि from the members of both the blocks। इसका फायदा ये हुआ कि दोनों ब्लॉक से इंडिया को फायदा लेना था, और इसीलिए दोनों ब्लॉक्स के जो मेंबर नेशन थे उनसे लगातार इंडिया को एट टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट टाइम ऑफ आप कह सकते हैं नीड मिलती थी, जरूरत पूरी करने के लिए रिसोर्सेज मिल जाते थे। तो यानी कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिया जो रिजल्ट में हमें दिखाई दे रही है नीचे, इट इज क्लियरली शोइंग दैट इंडिया वाज टू मेक प्रॉफिट, इंडिया वाज टू मेक इट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीटली एक्सेसिबल टुवर्ड्स बोथ द ब्लॉक्स या फ्रॉम द कंट्रीज बिलोंगिंग टू बोथ द ब्लॉक्स। ना वो इस तरफ रहना चाहती थी इंडिया, ना वो इस तरफ रहना चाहती थी। सिंपल इंडिया का फंडामेंटल था, हमें इससे भी मदद की जरूरत है, हमें इससे भी मदद की जरूरत है। जरूरत अगर हमें इनसे है तो ये हमारी पूरी कर दें, इनसे पड़े तो ये हमारी पूरी कर दें। कुछ हद तक ये सब हुआ भी अकॉर्डिंग टू बुक। प्रैक्टिकली बात करें तो वो एक अलग अलग बात आ जाती है। Other factors affecting at the same time, but there were some other factors also which were affecting parallelly at the same time. What were those factors? What were those factors? To put a limelight on it, to put a light on it, let's go inside. Pakistan joining US-led military alliances. भाई पाकिस्तान की जो आर्मी थी और यूएस की जो आर्मी थी उनके बीच में अलायंसेस हो गए थे, और इन दोनों कंट्रीज की आर्मीज ने एक तरीके से मैं कहूं तो कंबाइंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बेस में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेस मतलब पाकिस्तान में कह सकते हैं आप। यानी कि हम सिंपल बात करें, पाकिस्तान को अब यूएस की तरफ से मदद मिलनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज यूएस लीडेड मिलिट्री अलायंसेज में पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट स्पेस देने लग गया। यानी कि पाकिस्तान was on a verge to become a favorite state of United States in Asia, especially if I would rather say than to stand completely against India. Second point, US not happy about India's approach. सवाल यह है यूएस को प्रॉब्लम क्या थी? यूएस को सिंपल एक प्रॉब्लम थी to by the diplomatic approach of India. फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस को यह प्रॉब्लम थी कि इंडिया एक कैपिटलिस्ट नेशन था और अभी भी है। India was a democratic nation then and India is a democratic nation now. Still they did not supported our camp. चलिए यहां तक बात खत्म हो जाती है। थर्ड थिंग, फिर उन्होंने कहा कि एक ही साल में 1956, चलिए यहां तक भी ठीक है, इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग द कंट्रीज विद योर आइडियोलॉजी देन इट्स ओके, बट यू आर partializing the things. On one side, when in 1956 Britain attacked over Suez Canal, then you are attacking Britain and you are trying to make the world stand against that country, which is one of the most important country in United States camp. And on the same side, on the other side, in the same year of 1956, जब रशिया अटैक करता है हंगेरी को, इन्वेट कर लेता है, तब आप कुछ नहीं बोलता। तो all these things made US very angry. इसलिए इंडिया की अप्रोच से परेशानी थी यूएस, thereby disturbing the Indo-US relations during the 1950s. इसी वजह से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस थे वो 1950s में खराब ही हुए हैं, अच्छे नहीं हुए। और 1960-62 तक आते आते इतने खराब हो गए थे कि आफ्टर दैट तो आप एक्सपेक्ट ही मत करिए कि यूएस इंडिया की मदद करने की सोचता भी होगा। यूएस ऑल्सो अगेंस्ट द ग्रोइंग पार्टनरशिप ऑफ इंडिया विद द सोवियत यूनियन, ये तीसरा फंडामेंटल था। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडिया की अप्रोच से क्यों प्रॉब्लम थी यूनाइटेड स्टेट्स को। उनको ये प्रॉब्लम थी, ठीक है भाई, यू प्रिपेयर्ड योर थर्ड फ्रंट, वेरी गुड, यू आर लीडिंग द थर्ड फ्रंट, वेरी गुड, यू वांट टू टेक एडवांटेज फ्रॉम बोथ द कैंप्स, वेरी गुड, दैट डोंट बी पार्शियल, you are showing that you don't follow any ideology but partially you are with Soviet Union in terms of ideology at some place. आप सोवियत यूनियन का कहीं ना कहीं सपोर्ट फालतू में करते हैं, और यही प्रॉब्लम यूएस को थी इंडिया से कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में पार्टनरशिप लगातार बढ़ती जा रही थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस आल्सो। दैट्स व्हाई यूएस वाज कंप्लीटली बिकमिंग अगेंस्ट एंड अगेंस्ट एंड अगेंस्ट एंड टोटली अगेंस्ट इंडिया। ये देश तो कहता था हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये तो रशिया की तरफ ड्राइव हो रहा है।
The strategy of India's economic development, where export-oriented growth was limited, further limiting the interaction of India's economy with the outside world's economy. ये हुआ. लास्ट रिजल्ट ये रहा कि जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया प्रिपेयर्ड इट्स इकोनॉमिक प्लान कि हाउ टू रन आवर कंट्री ऑन टू द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाउ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला प्लान ये था इंडिया का कि हमारे इंटरनल ट्रेडर्स को, इंटरनल इंडस्ट्रियलिस्ट्स को स्कोप और स्पेस देने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए हम अभी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखेंगे. यानी कि इन अ वेरी सिंपल वे ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे. तो यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ तो बहुत कम थी. यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज रिलेटिवली वेरी वेरी लेस डेवलपमेंट, वो सॉरी वेरी वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट तो कुछ करना ही नहीं चाहता था और इंपोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा था. तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो यूएस के साथ रिश्ते खराब होना, एशिया के अंदर यूएस का पाकिस्तान के साथ मिल जाना, सोवियत यूनियन के साथ इंडिया आइडियोलॉजिकली पार्टनरशिप में आ गया, इस चीज का इल्जाम. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया की खुद की ट्रेड पॉलिसी, जिसकी वजह से इंडिया वाज लिमिटेड, इंडिया गॉट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन. ग्लोबल लेवल पर इंडिया जो है ग्लोबल दूसरी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिकल टर्म्स में पीछे रह गया और एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में लैगिंग कंडीशन में आ गया. बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया, as I am saying, as book is saying, that India lacked its approach of interaction because at every level India was failed to interact with the world economy, जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिकल टर्म्स में अगर एटलीस्ट हम बात करें तो भारत की जगह काफी पीछे होती जा रही थी. ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स कोई कसर नहीं छोड़ रहा था. I think for today it's enough. So let's take doubts for today.